डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे हम लोगों ने सोल्यूशन भी निकाला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन का। उस सोल्यूशन में मैंने देखा कि देयर इज अ पार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोल रहा था। उससे जो सोल्यूशन आया उसके जो वाइब्रेशन है वो खत्म हो जाएंगे, उनको मैं ट्रांजिएंट वाइब्रेशन बोल रहा हूँ, जो कि समय के साथ बदल रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं क्योंकि डैम्पर लगा हुआ। उसके बाद मैंने जब उसका सेकंड पार्ट देखा, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, उस केस में मैंने देखा कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज ऑफ स्टडी नेचर, तो उसको स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स बोल दिया, स्टडी स्टेट वाइब्रेशन बोल दिया। बाद में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो वाइब्रेशन है, जो सोल्यूशन है, वो तो दोनों का मिक्सचर है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट क्योंकि जब तक बोला ना जाए तो हम ये मान रहे हैं कि वो वाइब्रेशन तो खत्म होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम ये मानते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है दैट इज गिवन बाय ओनली द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। उससे मैंने सोल्यूशन भी निकाल दिया, वहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन निकाल दिया, उसी से तो पता चलेगा। उसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं थी जो उस एम्पलीट्यूड को क्या करे, खत्म करे। इवन कांस्टेंट रखा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एफ नॉट साइन ओमेगा टी का फोर्स किसी वाइब्रेटरी सिस्टम में लग रहा है तो उसमें हमेशा स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन रहेंगे, वो कांस्टेंट। दे आर डिपेंडेंट ऑन जो सॉल्यूशन निकला, दैट इज सी एम ओमेगा एन, सी एम एंड के, और एफ नॉट और ओमेगा। और कोई भी ऐसा टर्म नहीं था जो ये बताए कि वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, क्या है। तो हम ये बोल रहे हैं आफ्टर दैट इन अ फोर्स्ड वाइब्रेटरी सिस्टम जिसमें एक एक्साइटेशन फोर्स, एक हार्मोनिक फोर्स लग रहा है एफ नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का, उसमें स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन हमेशा प्रेजेंट रहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड अपन ने निकाला। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो हम लोगों ने स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का, अब मैं आता हूं मैग्निफिकेशन फैक्टर और इसको एम्पलीट्यूड रेशियो भी बोलते हैं, उस पर आता हूं। तो जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो मैंने निकाला था, x इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन में k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। अब ये बोल रहा है मैग्निफिकेशन फैक्टर, और इसको मैं एक और नाम देता हूं एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड रेशियो। बात जरा समझने की है कि जब भी मैं किसी फोर्स वाइब्रेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं तो मुझे यह समझना है कि अब आप सिंपली ये नहीं कह सकते हो कि हाँ इसमें फोर्स लग रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। जब मेरा एक स्प्रिंग मास सिस्टम था, अनडैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम थी, मैंने बोला एक स्प्रिंग एक मास है, मास को डिस्प्लेस किया, उसमें जो वाइब्रेशन होंगे दैट इज फ्री वाइब्रेशन, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बात खत्म हो जाती। होंगे, खत्म होंगे नहीं होंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने डैम्पर लगा दी। तो डैम्पर लगा दिया तो डैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम हो गया। मेरे को पता चला कि अंडर डैम सिस्टम में जो वाइब्रेशन है वो एक्सपोनेंशियल डिके होंगे और 1 2 4 5 साइकिल के बाद सूनर और लेटर डाई आउट हो जाएंगे, यानी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। मतलब अगर ऐसे सिस्टम अगर गलती से डिस्टर्ब भी हो रहा है तो उसके वाइब्रेशन को खत्म होना है, बहुत अच्छी बात। बट जब मैं बात कर रहा हूं फोर्स्ड वाइब्रेशन की, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन इज जस्ट नॉट यू आर गोइंग टू से कि भैया एक एफ नॉट साइन ओमेगा टी ये लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसके वाइब्रेशन खत्म होंगे, बढ़ेंगे, कम होंगे, नहीं होंगे। वी हैव टू कंपेयर दैट सिस्टम विथ आवर प्रीवियस टू सिस्टम। कैसे? जब मैंने सॉल्यूशन निकाला तो पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखा तो वो तो भैया डैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम की इक्वेशन, और डैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम की अगर इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है कि उसके जो वाइब्रेशन है वो एक्सपोनेंशियल डिके होंगे। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एफ नॉट साइन ओमेगा टी नहीं लग रहा, वहां पर एफ नॉट साइन ओमेगा टी भी लग रहा था। तो मैं ये मान रहा था कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो वैनिश होगा। तो मुझसे बोला गया कि भैया फोर्स वाइब्रेटरी सिस्टम में कौन से वाइब्रेशन होंगे, स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन होंगे, जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। दैट एफ नॉट इज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दैट ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स। जब तक एफ नॉट और ओमेगा प्रेजेंट नहीं होंगे सिस्टम में, मैं बोल ही नहीं सकता हूं कि सिस्टम फोर्स वाइब्रेटरी सिस्टम नहीं है, यानी ये दोनों कांस्टेंट हो गए।
के स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट, एम मास कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स कांस्टेंट। ऐसा सिस्टम, कोई भी सिस्टम अगर मैंने एफ नॉट साइन ओमेगा टी से डिस्टर्ब कर दिया तो उसमें ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हमेशा रहेंगे। हाँ, एफ नॉट साइन ओमेगा टी हटा दूंगा तो जैसे ही एफ नॉट साइन ओमेगा टी का फोर्स हटा, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ जो 20 न्यूटन का 10 रेडियन पर सेकंड के साथ जो लग रहा था वो हटेगा। जैसे ही हटेगा तो वाइब्रेशन, क्योंकि डैम्पर लगा है, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। अब ये हो गया, बट यहां पर मैं बात कर रहा हूं मैग्निफिकेशन फैक्टर और एम्पलीट्यूड रेशो की, यानी एक रेशो चाहिए और वो रेशो भी दो एम्पलीट्यूड का होगा। अरे अब चीजें गड़बड़ हो गई। चीजें गड़बड़ कैसे हो गई कि यार एक ही सिस्टम में दो एम्पलीट्यूड कैसे, वो देखेंगे अभी हम। क्योंकि रेशो में तो जब एम्पलीट्यूड रेशो कांस्टेंट है, इट मींस कि वी नीड टू एम्पलीट्यूड्स ना, और किसी भी सिस्टम में सिंगल एम्पलीट्यूड ही हो रहा है। अपन देखते हैं इसमें क्या होता है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय के, डिवाइड बाय के, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट बाय के अपॉन में, ये देखो ये जो के है वो इसके अंदर गया, अंडर रूट के अंदर गया, अंडर रूट के अंदर गया तो क्या हो गया, देखो 1 अपॉन में ये के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में, अगर अंडर रूट के अंदर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, क्योंकि अगर ये बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, के निकलेगा। ठीक है, ऊपर भी डिवाइड करना है और नीचे भी डिवाइड करना है, ठीक है, दोनों को डिवाइड करना है। तो के अपॉन में के स्क्वायर हो गया प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट बाय के अपॉन में, ये देखो के स्क्वायर अंदर गया तो एक के, इसको डिवाइड किया तो के अपॉन में के माइनस एम अपॉन में के ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा अपॉन में के का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया ये। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू एफ नॉट बाय के। अब जरा यहां पर सोचो कि वो जो मेरा सिस्टम था, जस्ट इमेजिन, अभी यहां पर लिख लेता हूं मैं उसी सिस्टम, ये जो सिस्टम था एम के सी, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सिर्फ यहां पर मान लो एफ नॉट अप्लाई किया होता, ठीक है, तो मुझे पता है कि के और एफ नॉट स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, दैट इज एफ नॉट इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, सो एफ नॉट बाय के को मैं लिख सकता हूं एक्स नॉट, एफ नॉट बाय के को लिख सकता हूं एक्स नॉट। ठीक है, अब एक्स नॉट लिख सकता हूं ना एफ नॉट बाय के को, तो एक्स क्या हो जाएगा मेरा, एक्स नॉट अपॉन में अंडर रूट के और के चले गए 1 माइनस, देखो, और इसी पर्टिकुलर सिस्टम में एक और चीज हो रही है, क्या आपको पता है ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, के बाय एम, ओमेगा एन इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम, तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम। अब यहां पर देखो ये क्या है, एम बाय के, तो एम बाय के को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन में ओमेगा एन स्क्वायर, पुट कर दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर और इनका भी होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब अपन सी को लिखते हैं, तो मुझे पता है जब भी डैम्पर होता है तो जीटा क्या होता है, सी अपॉन में 2m ओमेगा एन। ठीक है, तो सी की जगह लिख सकता हूं 2 जीटा
m ओमेगा n लिख सकता हूं, प्लस c की जगह लिखा 2 जीटा m ओमेगा n इंटू ओमेगा अपॉन में k, और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, देन अगेन x इक्वल्स टू x नॉट अपॉन में दिस विल बी अंडर रूट 1 माइनस, इसको लिख सकता हूं ओमेगा अपॉन में ओमेगा n का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, प्लस या देखो अगेन ये आ गया m अपॉन में k, m अपॉन में k को क्या लिख सकता हूं ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा n स्क्वायर, तो ये हो गया 2 जीटा ओमेगा n इंटू ओमेगा अपॉन में ओमेगा n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर आओ, फिर आ गया x इक्वल्स टू x नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन में ओमेगा n का होल स्क्वायर। यहां देखो एक ओमेगा n से एक ओमेगा n चला गया, ये ओमेगा अपॉन में ओमेगा n, तो अंदर क्या बचा प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन में ओमेगा n का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट ओमेगा अपॉन में, अभी ये बताता हूं क्या होता है, ओमेगा अपॉन में ओमेगा n को स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू x नॉट अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा r का होल स्क्वायर, और ये किस में आएगा अंडर रूट में। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल रिलेशन फॉर योर स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड। बहुत अच्छी बात है, अभी इतना बड़ा फॉर्मूला था कौन याद रखता, बट इट इज इजी टू रिमेंबर x नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा r। ठीक है, अब अगर मैं इस x नॉट को नीचे ले आता हूं तो x अपॉन में x नॉट विल बी गिवन बाय 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा r का होल स्क्वायर। एंड अब मिल गया आपको दैट x अपॉन में x नॉट इज योर एम्पलीट्यूड रेशो और मैग्निफिकेशन फैक्टर, दैट x अपॉन में x नॉट इक्वल्स टू योर एम्पलीट्यूड रेशो। इट्स अ नॉन डायमेंशनल टर्म, क्योंकि ये देखो एफ नॉट बाय के ये भी तो एक एम्पलीट्यूड ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब यहां पर एक्स नॉट क्या हो गया आपका, और अगर आप इसको आगे सोल्यूशन पे लेकर जाएं तो इस सोल्यूशन की बात करूं तो x विल बी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा दिस वन, द होल स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X साइन ओमेगा t minus psi, and now that x will be given by x naught under root 1 minus r square का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ गया है कि x will be given by this। यहां पर मुझे एक चीज और ये समझनी है कि ये जो x नॉट है दैट इज इक्वल टू एफ नॉट बाय के, ये क्या है, ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन है, इसको अपन समझेंगे दैट इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन या स्टैटिक एम्पलीट्यूड। जब भी कंडीशन उस केस में इसको स्टैटिक एम्पलीट्यूड बोलते हैं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंड दैट r will be equals to ओमेगा अपॉन में ओमेगा n, दैट्स इज फ्रीक्वेंसी रेशियो, ये दो टर्म। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या कहानी है। कहानी हमारी जो शुरू हुई थी वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी फोर्स वाइब्रेशन के केस में। अच्छा खासा एक स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम था,
अब मैं ये मान रहा हूं कि इसमें जो एफ नॉट है दैट इज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है, अभी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। जब इसमें दैट एम जी इज बैलेंस्ड बाय के डेल, बट इस एफ नॉट के कारण भी तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगा, उसी को बोलोगे आप स्टैटिक डिफ्लेक्शन, दैट एफ नॉट इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक डिफ्लेक्शन। आर क्या हो गया? आर हो गया आपका दैट इज फ्रीक्वेंसी रेशो, ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन इज द फ्रीक्वेंसी रेशो। तो फोर्स्ड एंड वाइब्रेटरी सिस्टम में हम लोगों ने डेरिवेशन ड्राइव किया, XP एंड XCs आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल आज के सोल्यूशन थे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल को। पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में जो सोल्यूशन निकले थे उनका रिस्पांस स्टेडी स्टेट रिस्पांस था, स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन है जो कि कांस्टेंट है, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। बाद में मैं गया तो एफ नॉट बाय के लेकर चला, तो मुझे पता चला कि दैट इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो amplitude of forced vibration, that is steady state amplitude upon में static deflection is your amplitude ratio and magnification factor। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम आगे देखेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है, इसकी एप्लीकेशंस कैसे देखनी हो, कैसे इस आर की वैल्यू से एम्पलीट्यूड रेशियो में चेंजेस आएंगे। फॉर दैट the magnification factor and amplitude ratio ends here when x upon x naught is given by this formula. Thank you.